तिरंगा, राष्ट्रगान, वंदे मातरम। किसी एक सरकार, दल या राजनीति धारा की संपत्ति ये नहीं है। राष्ट्रगान और वंदे मातरम और हमारा तिरंगा ये भारत की स्वतंत्रता, संप्रभुता और विविधता में एकता के आधार स्तंभ हैं। राष्ट्र सिर्फ कोई जमीन का टुकड़ा भर नहीं होता है हुक्म। राष्ट्र बनता है उन प्रतीकों से जो करोड़ों लोगों के दिलों को एक साथ जोड़ने का काम करते हैं। एक धागे में सारे मोती पिरो देते हैं। ये काम करते हैं हमारे राष्ट्र के प्रतीक। कोई कहीं बैठा हो, वो कश्मीर में बैठा हो कि कन्याकुमारी में, वो सुदूर किसी गांव में बैठा हो कि यहां मेट्रोपॉलिटन सिटी में, जब राष्ट्र का कोई प्रतीक सामने आए तो जिसे दुनिया जमीन का टुकड़ा कहती है, उस जमीन को सबसे मजबूत रिश्ते के तौर पर देख लें। जब किसी राष्ट्र की संप्रभुता, उसके अतीत का गौरव और 150 करोड़ नागरिकों की सामूहिक निष्ठा जिन स्तंभों पर टिकी हो, उन पर आघात जब होने लगे तो चोट पहुंचे। तो सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं रह जाता है, सवाल उस वैचारिक दिशा का बनता है जिस पर भारत को ढकेलने की इस वक्त कोशिश की जा रही है। अब मैं ये सब क्यों कह रही हूं आपसे, मैं तस्वीरों के जरिए आपको बताती हूं, एग्जाम्पल आपके सामने रखती हूं। 3 तस्वीरें दिखाइए सर, ये देखिए। राष्ट्रीय ध्वज का प्रॉप की तरह इस्तेमाल करना, उसके आकार का केक काटा जाना। केक काटने वाला कोई और नहीं, कांग्रेस, केरल कांग्रेस के बड़े नेता का होना। राज्य के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला, जो महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी भी है। पहली तस्वीर। पंजाब में आरोप लगा कि बॉर्डर पर सटे इलाकों में कई ऐसे सरकारी स्कूल थे जहां स्वतंत्रता दिवस सरकारी निर्देशों के हिसाब से नहीं मनाया गया, ना झंडा फहराया गया, ना राष्ट्रगान हुआ। शिकायत में कहा गया कि ऐसे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर होने वाली शैक्षिक, सांस्कृतिक और नागरिक गतिविधियों में भाग लेने से वंचित रह गए। अब एनएचआरसी ने पंजाब के मुख्य सचिव से सारे डॉक्यूमेंट और स्पष्टीकरण के साथ 4 हफ्ते के अंदर पूरी रिपोर्ट मांग ली है। वंदे मातरम पर चल रही बहस भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वंदे मातरम कितना गाना है, इसे लेकर कांग्रेस पूरी तरह से कंफ्यूज्ड दिखाई दे रही है। पहले आरोप लगे कि सोनिया गांधी ने 15 अगस्त को पूरा वंदे मातरम गाने पर रोक लगाने की कोशिश की। फिर गोवा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यक्रम में वंदे मातरम के 2 छंद ही गाए। कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि कांग्रेस शासित राज्यों में कांग्रेस के प्रोग्राम्स में राष्ट्रगीत के सिर्फ 2 पैरा ही गाए जाएंगे। कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं कि जो सेवा दल के समय से चल रहा है या चला आ रहा है, उसे ही माना जाएगा। कुछ नेता कहते हैं कि उनके धर्म के खिलाफ है, इसीलिए पूरा तो नहीं ही गाएंगे। और कुछ कहते हैं कि आगे के छंद भड़काऊ है, इसीलिए नहीं गाएंगे। यानी टोटल कंफ्यूजन। ये 3 घटनाएं सिर्फ अलग अलग राज्यों में घटी बेमेल घटनाएं अगर आपको दिख रही है तो ऐसा नहीं है हुक्म। ये कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन ऑफ डिसरिस्पेक्ट का पैटर्न है। समझे इसका मतलब? नॉर्मलाइजेशन ऑफ डिसरिस्पेक्ट यानी अपमान को आम बना देना। एक नैरेटिव गढ़ दिया गया। वंदे मातरम को 2 छंद वर्सेस 6 छंद की लड़ाई में तब्दील कर दिया गया। इस चक्कर में पूरे के पूरे इकोसिस्टम ने राष्ट्रीय प्रतीकों के अनादर को अपनी धर्मनिरपेक्षता और क्रांतिकारी सोच का बैज मान लिया। केरल के गृह मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता रमेश चेन्निथला जब स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे के रंगों में रंगे केक पर सरेआम छुरी चलाते हैं तो वो महज एक केक नहीं काट रहे होते, वो उस भावना पर प्रहार कर रहे होते हैं जिसके लिए देश की सरहद पर खड़े जवान सीने पर गोली खा जाते हैं। इस कारनामे को नासमझी की राजनीति कहकर इससे पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता हुक्म।
ये राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति मन में बैठी उस गहरी बेफिक्री का सबूत है जिसे लाइमलाइट की भूखी राजनीति में आम बना दिया गया है। भारतीय ध्वज संहिता 2002, उसमें स्पष्ट निर्देश हैं कि तिरंगे को किसी कपड़े, सजावट, काटने / खाने की वस्तु की तरह इस्तेमाल करना कानूनन अपराध है। ऐसा करने पर 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों एक साथ हो सकते हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट के तहत 2014 से 2024 के बीच 699 मामले दर्ज किए गए। 1102 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया और इसी टाइम पीरियड में 60 आरोपियों को दोषी भी ठहराया गया। इस एक्ट के तहत 90% दर्ज मामले अभी भी लंबित है। इस एक्ट के तहत दर्ज 90 से अधिक मामले अभी भी लंबित हैं। 90%। अब दूसरे मामले को देखिए। पंजाब में एनएचआरसी को एक गंभीर शिकायत मिली कि राज्य के ग्रामीण और पाकिस्तान बॉर्डर से लगे कई सरकारी स्कूलों में 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस का आयोजन ही नहीं किया गया। आरोप लगाया गया कि पंजाब के ग्रामीण, दूर दराज और सीमा से सटे कई सरकारी स्कूलों में 15 अगस्त का राष्ट्रीय पर्व मनाया ही नहीं गया। आयोग ने तुरंत पंजाब के मुख्य सचिव को पूरे राज्य में वेरिफिकेशन ड्राइव चलाकर 4 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दे दिया। इसे लेकर जब पंजाब के सीएम से सवाल किया गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखो, सानू पंजाब नू खास तौर पे देशभक्ति के सर्टिफिकेट ना देने कि तुसी तिरंगे नू प्यार नहीं करते। तिरंगा लैके ही असीं दिता है। 90% कुर्बानियां तो पंजाबियों दियां ने। ये नेशनल ह्यूमन राइट्स वाले कित्थों दे गुजरात दे होणगे, है ना? सो उन्हां नू कोई फौज है कोई थोड़ा? वाह मान साहब वाह। सवाल तो बहुत सीधा था कि क्या सच में पंजाब में सीमा से सटे इलाकों में स्वतंत्रता दिवस पर कोई कोताही बरती गई या नहीं। इट वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। लेकिन आपने सीधी सफाई देने के बजाय मुद्दे की दिशा ही मोड़ दी। हमसे कोई ना पूछे राष्ट्रभक्ति। अरे भैया, आपसे कोई नहीं पूछ रहा है, आपसे सीधा सा सवाल पूछा गया। क्षेत्रीय कार्ड खेलना, पंजाब बनाम गुजरात की राजनीति शुरू कर देना, ये कैसा लॉजिक हुआ? पंजाब की मिट्टी का इतिहास और पंजाबियों का शौर्य कोई भूलेगा कभी? अमूल्य है वो। इस पर पूरे देश को फक्र है भैया, और किसी को भी इसे परखने या इसका प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब सवाल किसी विशेष आयोजन की चूक पर उठता है तो बात व्यवस्था की होती है, राष्ट्रभक्ति की नहीं। राष्ट्रभक्ति के विशाल इतिहास के पीछे छिपे बिना भगवंत मान को यह स्पष्ट करना चाहिए था कि आखिर जमीनी स्तर पर हुआ क्या है। और दूसरी बात, देश की सेना और शहीदों की शहादत किसी एक राज्य या भूगोल की किसी भी कीमत पर बपौती नहीं हो सकती। चाहे वो गुजरात हो कि पंजाब हो कि तमिलनाडु हो कि राजस्थान हो कि असम हो कि कश्मीर हो कि कहीं भी, देश के लिए हर शहादत का कतरा बराबर सम्मान का प्रतीक और सम्मानीय है। संवैधानिक पद पर बैठकर किसी राज्य के लोगों के योगदान को कम आंकना या सेना को गुजरात बनाम पंजाब के चश्मे से देखना जिम्मेदार नेता की निशानी नहीं हो सकती। हो कम से कम उस राष्ट्रगान का तो मान रखना होगा और हर कीमत पर रखना होगा जिसमें पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल और दूसरे कई राज्यों का सम्मान और समान भाव से जिक्र है। अब बात उस विवाद की जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी पूरे देश में घिरी हुई है। वंदे मातरम विवाद पर कांग्रेस में जितने मुंह उतनी बातें सुनाई दे रही हैं। कांग्रेसी नेता इसे एक धर्म से जोड़कर देख रहे हैं। कह रहे हैं कि नफरत की आग लगाने के लिए अचानक वंदे मातरम को अपनाया जा रहा है। आज कांग्रेस भले ही वंदे मातरम को पूरा गाने में असहज महसूस कर रही है, लेकिन कांग्रेस पंडित नेहरू की चिट्ठियों को देखे तो उसे खुद समझ में आएगा कि वंदे मातरम पर नेहरू भी यही सोचते थे कि इसका हिंदू देवी देवताओं से संबंध नहीं है। जब वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाने की मांग उठी तो पंडित नेहरू के तर्क क्या थे, अब मैं वो आपको दिखाती हूं। 1 सितंबर 1937 वो तारीख, जवाहरलाल नेहरू ने सरदार जाफरी को एक चिट्ठी लिखी और क्या लिखा उसमें? कोई भी वंदे मातरम के शब्दों को देवी दुर्गा से नहीं जोड़ता। यह व्याख्या बेतुकी है।
लेकिन ये गीत राष्ट्रगान के रूप में उपयुक्त नहीं है। इसमें बहुत सारे कठिन शब्द हैं जिन्हें लोग नहीं समझते। इसके बाद 20 अक्टूबर 1937 को पंडित नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को चिट्ठी में लिखा। गाने की पृष्ठभूमि मुसलमानों को चिढ़ा सकती है। संस्कृत भाषा की कठिनाई ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आती। मैं भी इसे बिना डिक्शनरी के सहायता के नहीं समझ सकता। गीत के खिलाफ विरोध सांप्रदायिक तत्वों द्वारा निर्मित उनके विरोध का आधार भी ठोस दिखता है। सांप्रदायिकता की तरफ झुकाव रखने वाले लोग इससे प्रभावित हुए हैं। यानी खुद पंडित नेहरू ने माना था कि वंदे मातरम किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। हालांकि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मुस्लिम लीग के दबाव और सांप्रदायिक संवेदनशीलता का हवाला देकर इसके केवल पहले 2 छंदों को अपनाने पर सहमति बनी थी। कांग्रेस कह रही है कि वंदे मातरम और जन गण मन उसके लिए भावनात्मक मुद्दा है। अब मेरा सवाल सीधा है कांग्रेस से, अगर वंदे मातरम सिर्फ आपके लिए भावनात्मक मुद्दा है तो फिर 23 दिसंबर 1971 को इंदिरा गांधी सरकार ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम क्यों बनाया, जिसमें राष्ट्रीय गौरव के प्रतीकों का अपमान करने वालों के लिए सजा का प्रावधान है? क्यों इंदिरा गांधी ने यह नियम बनाया? और सिर्फ सजा का प्रावधान नहीं है, जुर्माना है, कानूनी कार्रवाई है। क्या और क्यों जरूरत पड़ी इसकी? अब कांग्रेस के ही तर्क से अगर यह भावना का मुद्दा है तो छोड़ देते हैं भावना पर ही। मैं बिल्कुल साफ कर देती हूं कि मैं 1971 में बने कानून और 2026 में बने कानून दोनों के साथ हूं। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत कांग्रेस के लिए भावनात्मक मुद्दा होगा। इस देश के लिए, मेरे देश के गौरव और स्वाभिमान का यह विषय है। वंदे मातरम को हिंदू प्रतीकों से जोड़ने वालों के सामने मैं आज एक खुला चैलेंज रखती हूं। यह तर्क दिया जा रहा है कि वंदे मातरम में हिंदू देवी देवताओं और धार्मिक रूपकों का संदर्भ है, इसीलिए इसे पूरा नहीं गाया जा सकता। ठीक है साहब, लेकिन अगर सेक्युलरिज्म का यही पैमाना है तो फिर क्या यही नियम भारत के दूसरे राज्यों के राजकीय गीतों पर भी लागू होगा? खासकर विपक्षी पार्टियों का, जहां सरकारें हैं, वहां भी यह लागू होगा? अगर राष्ट्रीय या राष्ट्रगीत या राज्य गीत में पौराणिक, धार्मिक या सांस्कृतिक रेफरेंस देकर आपत्ति जताई जा रही है तो साउथ के कई ऐसे राज्य हैं जहां राज्य गीत में भी कई ऐसी चीजें हैं जिसको कहा जा सकता है कि ये हिंदू देवी देवता का बखान है।